नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा। आज फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई नवीन लांबा में। भाई आप लोगों को जैसे पता होगा, कल सुबह रिजल्ट आया था 9 ग्रुप का। आज उनकी ज्वाइनिंग भी आ चुकी है और जैसे ही 1-2 दिन में उनकी सैलरी भी आना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीजें आप लोग कब कर सकते हो? भी ये आपको ही देखना है, कब आप अपने आप में चेंज लाओगे और खुद के फैसले भाई खुद लेना स्टार्ट करोगे। सरकारी नौकरी आपको भाई एक ऐसा पद है जो समाज में अलग ही वैल्यू दिलाता है और 2-4 लोगों में पूछने लायक बनाता है भाई। तो उससे पहले आप लोगों को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं भाई, लेकिन देखना तो ये है कि एग्जाम के समय, एग्जाम से पहले पढ़ना क्या होता है भाई। उसके लिए हमारे पास आइए, आप लोग चैनल से जुड़िए। और हरियाणा जीके की क्लास जो चल रही है, ये CTC के लिए, ग्रुप डी एक और आए तो अच्छा है, नहीं हरियाणा पुलिस तो आने वाली कन्फर्म है भाई। उसके लिए हरियाणा जीके की जो क्लासेस चल रही है, हमारा टॉपिक था हरियाणा का उदय। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं। आज हमारे पास में 4th वीडियो रहेगी और 4th वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगी और आज हम हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग कर लेंगे, उनसे अपना हिस्सा भी ले लेंगे और हिस्सा कौन से रेशियो में लेंगे, ये भी आप लोगों के लिए नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके लिए भाई आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना और देखना क्या क्या चीजें आज अभी आपको लेटेस्ट मिलेंगी। तो बात हमने हरियाणा के उदय में 1754 से की थी और 1754 के बाद कल हमने देखा बात 1955 तक आ चुकी थी। और 1955 में क्या थे, 1953 में एक फजल अली आयोग बनता है। फजल अली आयोग क्या काम करता है कि सारे देश में घूम फिर रहा होता है और सीमा नए राज्यों के लिए किया, भाषा के आधार पर जो राज्य बनने हैं उनको बेस मानते हुए पूरा एक सर्वे चल रहा है और सर्वे चलता रहेगा, क्योंकि भी ये एक बहुत अच्छे पद पर चयनित व्यक्ति हैं। तो वह ये क्या करेंगे, कोई भी फैसला बहुत सारे सोच समझ के सुनाते हैं। ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ऐसे ही लोगों को ऐसे महान कार्य करने के लिए भेजा जाता है। तो वहां पर भेजा जाता है। 1953 में बनता है। बात हमने देखी थी कि 1955 में ये सर्वे करते करते हरियाणा के रोहतक में भी आए थे और हरियाणा के रोहतक में आए तो उनसे चौधरी देवीलाल मिलते हैं और अलग हरियाणा की मांग करते हैं। लेकिन हरियाणा अलग तो नहीं हुआ, 1966 में होगा। वो तो हमने भी पता है भी, हमारा हरियाणा बनता कब है, 1 नवंबर 1966 को। उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस चलती है उनको आज हम देखेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा 1955 में फजल अली आयोग कहां पर, रोहतक में आए थे और उनसे वहां पर देवीलाल मिले थे भाई। इसका क्या परिणाम रहा? परिणाम तो कुछ नहीं रहा, ठीक, आह्वान कर लिया और HSSC ने प्रश्न पूछ लिया। जैसे ही थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये फजल अली आयोग बना तो 1953 में था और 1956 में अपना एक जो रिपोर्ट सौंपते हैं और इस रिपोर्ट में क्या कहते हैं कि भारत में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं, जिसमें से हरियाणा शामिल नहीं था भाई। अब हरियाणा शामिल नहीं था तो क्या होता है भाई, थोड़ा सा आंदोलन और ज्यादा उग्र हो जाता है और उग्र होने के बाद में जैसे जैसे ये आंदोलनकारी ज्यादा आगे चलेंगे और हरियाणा अलग करवा लेंगे भी धीरे धीरे। जैसे ही बात आती है कि हमारे पास में 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं, वो भी भाषा के आधार पे, और हरियाणा को अलग राज्य नहीं बनाया गया। तो अलग राज्य तो बनाया नहीं गया और साथ में उसमें क्या कह दिया, एक क्षेत्रीय फार्मूले का थोड़ा सा घुमावदार मोड़ दे दिया। बात जैसे कि जैसे है, कोई इसमें सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन बात को और ज्यादा टिपिकल बना दिया। क्या बना दिया कि एक क्षेत्रीय फार्मूला आता है और देने वाले कौन है, फजल अली आयोग। और ये क्या कहते हैं इस क्षेत्रीय फार्मूला में और ये आता कब है, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। क्षेत्रीय फार्मूला लगाते कौन हैं? क्षेत्रीय फार्मूला कब लगेगा? 7वें संविधान संशोधन में। संविधान संशोधन द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा
कब लगाया जाता है? 1956 में। और एक बार ये एग्जैक्ट डेट भी पूछी गई थी कि 24 जुलाई 1956। इसको क्या होते हैं, हमारे पास क्षेत्रीय फार्मूला लगता है। इसी लाइन से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भी कौन से आते हैं कि क्षेत्रीय फार्मूला कब लगता है? 1956 में। संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? 7वां। और लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। इनके द्वारा ये क्षेत्रीय फार्मूला लगाया जाता है। ये लगाने के बाद में क्या होगा, जो बात क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर फार्मूला जो लगा था उसी बात को आगे दोहरा दिया गया। इस फार्मूले में था क्या कि स्ट्रक्चर फार्मूला दोहरा दिया गया। और क्या था, जो हमारे पास में एरिया था गगर का दक्षिण, उसको हिंदी भाषा क्षेत्र में, और जो उसका गगर का उत्तर आता है वो पंजाबी भाषा का क्षेत्र, उसको आधार मान लिया जाता है। और स्ट्रक्चर फार्मूला आगे चलेगा। उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन भी आती हैं, कुछ अच्छे आश्वासन भी दिए जाते हैं, आह्वान भी किए जाते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी कौन से पूछे गए उससे पहले हम देखेंगे हिंदी क्षेत्र कौन सा आता है। हिंदी क्षेत्र, ये हिंदी क्षेत्र को भी याद करना होगा, क्योंकि इससे भी हमारे पास बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा? गुरुग्राम। गुरुग्राम के बाद में हमारे पास में आता है करनाल। ये एग्जैक्ट जिले हैं। करनाल के बाद में आएगा हमारे पास में हिसार। हिसार के बाद में आता है हमारे पास में महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ के बाद में कुछ 1-2 जिले और बचते हैं भी। उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाहता हूं क्या क्या चीजें आएंगी। कि हमारे पास में ये हरियाणा इस प्रकार से रहेगा। यहां से हमारे पास में पूर्ण रूप से जिला आया था करनाल। करनाल के बाद में बीच में से आता है हमारे पास में रोहतक। रोहतक के बाद में आता है गुरुग्राम। ये इधर है भाई। इसकी ये सारा एरिया एक ही हुआ करता था भाई उस समय, गुरुग्राम। और गुरुग्राम के बाद में हमारे पास में यहां से आता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बाद में जो चीजें बचेंगी वो पूर्ण रूप से जिले नहीं थे, कुछ तहसीलों को इसमें शामिल किया गया था। जैसे यहां से हम बात करते हैं कि नरवाना और जींद तहसील हुआ करते थे, ये संगरूर जिले के तहसील हुआ करते थे। इन 2 तहसीलों को शामिल किया गया। और उसके बाद ऊपर से जगाधरी, ये जगाधरी इधर आता है, यमुनानगर, ये सारा भाग इसी का हुआ करता था भाई अंबाला के आसपास क्षेत्र में। जगाधरी, जगाधरी के बाद शिमला, ये थोड़ा सा और ऊपर का क्षेत्र था भाई। शिमला इस समय शामिल किया गया, लेकिन जब हरियाणा बनेगा ना तो वहां से प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्रीय फार्मूले में कौन सा एरिया जब हरियाणा बना तो उसमें शामिल नहीं किया गया। शिमला, शिमला के बाद में आता है हमारे पास में इधर से नारायणगढ़ अंबाला का, नारायणगढ़, जगाधरी, और एक और आएगा कांडला। कांडला नहीं, ये कालका भाई। इन तहसीलों को क्षेत्रीय फार्मूले में शामिल कर दिया जाता है। और क्षेत्रीय फार्मूले में शामिल करने के बाद में क्या क्या चीजें आएंगी वो देखेंगे भी। रोहतक संगरूर जिले की थी, नरवाना और जींद तहसील। फिर हमारे पास में 7 नंबर पे आता है शिमला।
कालका, कालका के बाद में आता है नारायणगढ़, नारायणगढ़ के बाद में आएगा जगाधरी। ये तहसीलें थी जिसको हिंदी क्षेत्र में शामिल कर दिया गया और बचा हुआ क्षेत्र हमारे पास में आता है पंजाबी क्षेत्र। और इसमें क्या क्या कंडीशन लगा दी जाती है वो भी देखेंगे। भी बहुत अच्छी अच्छी कंडीशन थी, जैसे कि मानो हरियाणा पंजाब से अलग ही हो चुका है और 7वां संविधान संशोधन चल रहा है। इसमें क्या कहा गया कि सबसे पहले भी पंजाब को द्विभाषी घोषित कर दिया जाता है। फर्स्ट पे पंजाब को द्विभाषा या द्विभाषी राज्य घोषित, यानी कि दो चीजें चलेंगी इसमें। फिर इन्होंने क्या कहा कि जहां पर हिंदी भाषा के क्षेत्र में पंजाबी भाषा के लोग रह रहे हैं उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, और ऐसे ही पंजाबी क्षेत्र में हिंदी भाषा के लोग रह रहे हैं उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो और साथ साथ में क्या कह दिया जाता है कि दोनों राज्यों की विधानसभा भी साझी होगी, दोनों राज्यों की विधानसभा साझी होगी। उसके बाद में आता है हमारे पास में थर्ड नंबर पे दोनों राज्यों का गवर्नर एक ही होगा। यह कंडीशन अभी एक बार एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछी गई थी भी। दोनों राज्यों का राज्यपाल एक ही होगा। ये चीजें बहुत अच्छी लेवल के क्वेश्चन थे भी, एक ही होगा। उसके बाद में क्या कर दिया केंद्र सरकार ने, जो अल्पभाषी लोग हैं उनको भी थोड़ा बहुत आश्वासन दिया और क्या कहा गया कि इनको भाई पूरे अच्छी तरह से सहयोग किया जाएगा। क्या कहा केंद्र सरकार ने, दोनों क्षेत्रों में अल्पभाषी क्षेत्र को भाषा के आधार पर पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार ने दोनों क्षेत्रों में अल्पभाषी लोगों को भाषा के आधार पर सहयोग करने का आश्वासन दिया। आश्वासन दिया। ये इनकी कंडीशन थी और एग्जाम में यही एक बार लाइनें आई थी चारों की चारों। क्या क्या पूछा गया उस समय एग्जाम में कि पंजाब को भाषा के आधार पर द्विभाषी राज्य घोषित किया गया। फिर बात आती है हमारे पास में दोनों राज्यों की विधानसभा साझी होगी, दोनों राज्यों का राज्यपाल एक ही होगा। केंद्र सरकार दोनों क्षेत्रों में अल्पभाषी लोगों को भाषा के आधार पर सहयोग करने का आश्वासन दिया। भी इनमें से पूछा गया भी एक सत्य, दो सत्य, तीन सत्य या उपरोक्त सभी सत्य है, तो आंसर था हमारे पास में उपरोक्त सभी सत्य। ये चीजें हमारे पास क्षेत्रीय फार्मूला जो कि थोड़ा सा भाई कॉम्प्लिकेटेड है, हम मानते हैं भी ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल से याद होंगी, लेकिन भाई याद करना पड़ेगा। एक नंबर अपने को भाई साथी बैठे कंपटीटर से आगे जाना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा। दिन रात कैसे भी हो भाई पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे पास में क्षेत्रीय फार्मूले से संबंधित बातें आई कि 7वें संविधान संशोधन में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये क्षेत्रीय फार्मूला लगाया जाता है और इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें 70 फार्मूले बात को ही दोहरा दिया गया और हिंदी और पंजाबी क्षेत्र को बांटा गया, जिसमें से हमारे पास में 5 जिले तो जो पूर्ण रूप से थे और कुछ 2 जिलों के तहसीलों को ही शामिल किया गया, क्योंकि उसके बाद उसमें पंजाबी भाषा के लोग रहते हैं।
तो यहाँ से जैसे जैसे आगे चलते गए तो उन्होंने क्या क्या आश्वासन भी दिए थे कि पंजाब को द्विभाषी राज्य घोषित कर दिया गया, और उसके बाद दोनों राज्यों की विधानसभा साझी होगी, दोनों राज्यों का राज्यपाल एक ही होगा, और केंद्र सरकार ने अलग भाषी लोगों को भाषा के आधार पर सहयोग करने का आश्वासन भी दिया था। ये तो चलो ठीक है, क्षेत्रीय फार्मूला लगा और ये आगे चलकर खत्म भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जो हमारे पास काम के क्वेश्चन थे वो हमने भी बहुत अच्छे से नोट कर लिए, और ये जैसे जैसे आगे चलेंगे तो 1956 की बात आएगी। ये तो हमारे पास 1956 ही है, क्षेत्रीय फार्मूला लग चुका है, अब हमारे पास में सीएम चेंज हो जाएगा। इससे पहले कौन था सीएम हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात आती है कि 1956 में पंजाब के सीएम बन जाते हैं प्रताप सिंह कैरो। 1956 में पंजाब के सीएम प्रताप सिंह कैरो बनते हैं। और ये भाई ट्विस्ट तो अब आएगा 1957 में, ये जो आकर बोलते हैं कि ये जो हमारे पास क्षेत्रीय फार्मूला लगा था ये कोई भाई काम का फार्मूला नहीं है, ये सब बकवासबाजी है। इन्होंने क्या करते हैं, आते ही संपूर्ण पंजाब पर पंजाबी भाषा को लागू कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि क्षेत्रीय फार्मूला खत्म कर देंगे तो हमारे पास में ये तो क्या था, एक थोड़ा सा हमें चाहिए 100%, 30-40% क्या कर दिया गया, थोड़ा बहुत चीजें दे दी गई और हमको वैसे ही गुमराह कर दिया जाता है। तो अब ये क्या करेंगे, इनको खत्म कर देते हैं, बोलते हैं कि हिंदी भाषा क्षेत्र का कोई इसमें रोल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पंजाबी चलेगी तो हिंदी भाषा क्षेत्र के लोग थोड़े से और जागरूक होंगे तो उसके बाद में कुछ समितियां बनेंगी, समितियां बनने के बाद में विरोध भी किया जाएगा। कहां पर विरोध किया गया ये फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। तो बात आती है 1957 में संपूर्ण पंजाब पर पंजाबी लागू, संपूर्ण पंजाब पर पंजाबी लागू। अब क्या होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हरियाणा जनसंघ पार्टी, कोई पार्टी है, इन्होंने विरोध किया, एक दो पार्टियां और भी आई, आर्य समाज ने इसका विरोध किया। और क्या होता है कि विरोध करने के बाद में कुछ एक दो समिति भी बनती है, हिंदी क्षेत्रीय समिति, और जिसके अध्यक्ष होते हैं बलवंत राय तायल। ये भी बहुत अपने पास काम की चीजें रहेंगी। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, विरोध होगा भाई, जिसके परिणाम स्वरूप हरियाणा जनसंघ ने इस बात का विरोध किया, हरियाणा जनसंघ पार्टी ने विरोध किया। एक तो ये पार्टी थी, साथ में कुछ और भी आएगी। पंजाबी लागू होने के बाद जनसंघ पार्टी और आर्य समाज, जनसंघ पार्टी ने विरोध किया, साथ में इसी को एक लाइन में लिख लेते हैं भी, और जनसंघ पार्टी और आर्य समाज ने इसका विरोध किया था भाई, पार्टी और आर्य समाज ने विरोध किया। अब क्या होगा हरियाणा क्षेत्र में, और सबसे ज्यादा विरोध कहां पर देखा गया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है भी। सबसे ज्यादा विरोध हमारे पास हिसार और रोहतक में देखा गया कि जब हमारे पास क्षेत्रीय फार्मूला हटा था तो इसके विरोध में हिंदी भाषा क्षेत्र में सबसे ज्यादा विरोध कौन से एरिया में देखा गया, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सबसे ज्यादा विरोध हिसार और रोहतक में देखा गया, इसका सबसे ज्यादा विरोध
हिसार और रोहतक में देखा गया। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या हुई, एक हिंदी क्षेत्रीय समिति भी बनेगी। अब क्या, थोड़ा सा हम काम हिसाब से लेंगे। अब तक तो जैसे जैसे काम कर रहे थे, नेता आ रहे थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करने धरने को तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। जैसे जैसे करते करते हमारे पास में 1907 से लगे थे और 1957 आ चुका है, अब तक भी अपना हरियाणा अलग ही नहीं हुआ। तो अलग नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हिंदी क्षेत्रीय समिति का गठन किया जाएगा और जिसके अध्यक्ष होते हैं बलवंत राय तायल। अब ये विरोध किया गया, विरोध हो चुका है और हिंदी क्षेत्रीय समिति का गठन, हिंदी क्षेत्रीय समिति का गठन, जिसके अध्यक्ष की बात करते हैं और ये अध्यक्ष बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है अभी, अध्यक्ष बलवंत राय तायल, बलवंत राय तायल। ये विरोध भाई में हमारे पास पंजाबी भाषा के विरोध में एक हिंदी भाषा का भी गठन हो चुका है। बात हमारे पास में चलते चलते 1957-58 तक आ चुकी है। विरोध अभी भी जारी है, लेकिन हरियाणा भाषा के आधार पे अलग भी अभी तक नहीं किया जा रहा, सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। जैसे जैसे 1960 आएगा, उससे पहले हमने 1948 में एक पंजाबी सूबे की व्यक्ति की मांग करते हुए देखा था कि मास्टर तारा सिंह 1948 में क्या करते हैं भी, कि पंजाबी सूबे को आप हिंदी भाषा से अलग कर दीजिए, उसको आप कहीं शामिल कीजिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो उनको इंतजार करते करते 12 वर्ष हो चुके हैं अभी। तो 12 वर्ष के बाद में अब वो क्या करेंगे, 1960 में दोबारा पुणे से एंट्री करेंगे कि बोलेंगे आपके बस की बात नहीं है, आपके से कुछ होना या करना धरना तो है ही नहीं, अब मेरे को दोबारा से ग्राउंड में आना पड़ेगा और कुछ तूफानी करते हैं। तो तूफानी क्या करेंगे वो, कि 1960 में जैसे ही आते हैं तो सरकार के विरोध में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, और आमरण अनशन पर बैठते हैं तो प्रताप सिंह कैरो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। और जेल में डालने के बाद में उसी की जगह पर एक व्यक्ति और आता है, फतेह सिंह। और फतेह सिंह भी एक भाई बहुत अच्छे नेता हुआ करते थे, जिन्होंने को एक सामाजिक नेता और जिसका स्थानीय लोगों के द्वारा भी बहुत अच्छे से सहयोग मिलता है, और पंजाब को हरियाणा से अलग करने की मांग दिन भर जोरों से बढ़ती जाती है। तो भाई कुछ ना कुछ सरकार के कानों में जूं तक रेंगने लगी कि अब तो कुछ करना पड़ेगा हमें। तो बात आती है 1960, और उसमें क्या होगा, वही मास्टर तारा सिंह दोबारा से भाई पंजाबी सूबे की मांग करने लगेंगे और क्या करते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। 1960 में मास्टर तारा सिंह, जिन्होंने 1948 में अजीत पत्र निकाला था, तारा सिंह ने पंजाबी सूबे की मांग के लिए आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। आंदोलन शुरू किया। ये बातें आएंगी भी, आंदोलन शुरू किया, शुरुआत किया ही था भाई इन्होंने, ये आमरण अनशन पर नहीं बैठे। जैसे ये आंदोलन शुरू करते हैं, अब इनको पता लग जाता है कि ये बंदा भाई 1948 से मेहनत कर रहा है और 1960 आ चुका है, अब ये कुछ कर सकता है, सरकार के नाक में दम हो सकता है, उसकी थोड़ी सी रेपुटेशन गिर सकती है। तो इसी बात से डरते हुए प्रताप सिंह कैरो क्या करेंगे, इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं और उनकी जगह आते हैं मास्टर तारा सिंह। और फिर मास्टर तारा सिंह आमरण अनशन पर बैठने का काम करते हैं। अभी आंदोलन शुरू किया, जिसके बाद प्रताप सिंह कैरो कौन है अभी इस समय, सीएम है प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो द्वारा गिरफ्तार कर दिया जाता है
गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसकी जगह पर अब क्या होगा भाई, धरना प्रदर्शन चल रहा है, जैसे यहाँ पर दरी बिठाए हुए कुछ लोग बैठे हैं 5-7, और एक जना सटेज संचालक है यहाँ से इनको बोलने जा रहा है, बोले जा रहा है, कुछ पुलिसिया आए इसको उठा के ले गए। तो अब क्या होगा, इसी की जगह भी जैसे धरना प्रदर्शन चल रहा होता है, मुख्य नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो गिरफ्तार करने के बाद में उनकी जगह कोई ना कोई तो लेता ही है। तो उसकी जगह आते हैं कि फतेह सिंह, और फतेह सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते थे, जिससे भाई इन्होंने बहुत ज्यादा स्थानीय लोगों का साथ मिला था। भाई गिरफ्तार कर लिया जाता है और फतेह सिंह की जगह पर, और इस तारा सिंह की जगह पर, तारा सिंह की जगह फतेह सिंह आंदोलन का संचालन करते हैं। फतेह सिंह आंदोलन का संचालन करते हैं। और आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। फतेह सिंह एक सामाजिक व्यक्ति थे, जिससे स्थानीय लोगों का अच्छा साथ मिला, ये बात भी आपको पता होना चाहिए भाई। फतेह सिंह एक सामाजिक व्यक्ति थे, जिससे स्थानीय लोगों का अच्छा साथ मिला भाई, जिससे स्थानीय लोगों का अच्छा सहयोग मिला, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। अब जैसे ये अनशन पर बैठते हैं, तो यहाँ पर आश्वासन दिलाने के लिए कुछ भाई बड़े नेता लोग आ जाते हैं, और यहाँ पर उसको बात को रफा दफा करवाते हैं कि जैसे तैसे भी आप मान जाइए, हमें आपसे आपकी बातों को स्वीकार कर लिया जाएगा, और करवा के भी अपना इनका अनशन उड़ा देते हैं, और धरना प्रदर्शन जैसे का जैसे चल रहा होता है। यानी कि दरी पर बैठे हैं लोग, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते जा रहे हैं, इससे हमें कोई ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि आमरण अनशन पर जो भी कोई व्यक्ति बैठा होता है, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो भी आंदोलन और ज्यादा उग्र हो जाता है, जिससे भी सरकार को और ज्यादा हानि पहुंच जाती है। तो इसीलिए जैसे भी रमलो बैठे थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु के बाद में आंध्र प्रदेश राज्य भी बनाना पड़ा था। तो यही इसी प्रकार भी जैसे तैसे करके 1960 में इनको उठा देते हैं, और उठाने के बाद में ये आंदोलन तो जारी है, धरना प्रदर्शन, यानी कि लोग आते हैं सुबह से वहां पर, भाई क्या करते हैं, धरने पे जो बैठे होते हैं ना, उनको घर में भी कोई नहीं पूछता और बाहर भी कोई नहीं पूछता, बस वो आएंगे, चाय पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, और आगे अपना काम, भाई आंदोलन में हम समर्थन कर रहे हैं, दिन काटने का ही काम करते हैं, ये करते रहते हैं। आंदोलन जैसे धीरे धीरे चलता रहता है। बात आ जाती है 1964, और 1964 में ये आंदोलन करने की सोचते हैं, लेकिन उसी समय देश में क्या हो जाती है, अभी दो महान व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, यानी कि वर्तमान राष्ट्रपति तो नहीं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पंजाब के सीएम प्रताप सिंह कैरो की मृत्यु हो जाती है। प्रताप सिंह कैरो की मृत्यु,
जिससे क्या है भाई, आंदोलन अब दोबारा कुछ भाई देशभक्ति की भावना भी आ जाती है। ऐसे ऐसे दो महान व्यक्तियों को उन्होंने खो दिया है, तो खोने का भी परिणाम थोड़ा सा दिल में ठेस पहुंचती है कि सरकार के खिलाफ अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांत हुआ जाए। तो शांत हो जाते हैं और अपना काम भाई, धरना प्रदर्शन जारी है। स्टेज से अब थोड़ा सी भाषणबाजी कम हो रही है, कम होते रहेंगे, क्योंकि विदेश में थोड़ा सा शोक का माहौल हुआ है। ये थोड़ा सा समय आगे चला और चलने के बाद में एक्टिविटी भाई कोई कितना ही हो, अगर मान लेते हैं भी आज किसी व्यक्ति से किसी को पैसे लेने और उनके घर में कोई मृत्यु हो जाए, तो हाँ ठीक है, मृत्यु के 10-12 दिन या महीना 2 महीने बाद तो लोग रुक जाते हैं कि भी मृत्यु हो चुकी है, अब इससे मांगने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ही 2 मंथ गुजरेंगे दोबारा से मांगने स्टार्ट आ जाते हैं, यही बात होती है। और 1965 में क्या करेंगे कि ये बात और दोबारा से भाई मांग उठ भी रही थी, और उसी समय 1965 में देश के गृह मंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। और ये सोचते हैं, क्योंकि देश में अलग राज्य बनाने का काम किसका होता है, गृह मंत्रालय का ही होता है, और गृह मंत्रालय में गृह मंत्री बन जाते हैं गुलजारी लाल नंदा, जो कि जिनका संबंध हरियाणा से रहा है। 1967 में ये कैथल से MP रहे हैं। आज तक किसी को पता नहीं होगा गुलजारी लाल नंदा का संग्रहालय कहाँ पर है, ये भी पता होना चाहिए, ये भी कैथल में है। तो ये उस समय यहाँ से थे, तो भाई पावर थी हाथ में, तो एक पंजाब सीमा आयोग का संसदीय समिति का गठन करते हैं कि जैसे भी कोई ना कोई सीमा बना दी जाए, किसी के साथ में भेदभाव ना हो। अब थोड़ा सा लेवल भी संसद में हरियाणा को अलग करने की मांग की चर्चा चलने हो गई है, तो चल रही है, तो भाई अब हरियाणा हमारे पास भाई थोड़ा सा समय लगेगा, अलग हो भी जाएगा। तो बात आती है 1965 में भारत के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा 1965 में भारत के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा पंजाब विभाजन पर संसदीय समिति का गठन करते हैं। संसदीय समिति का गठन करते हैं और जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं हुकम सिंह। और हुकम सिंह कौन थे भी उस समय समिति का पंजाब विभाजन पर संसदीय समिति का गठन। और संसदीय समिति के गठन के अध्यक्ष की बात करें तो हुकम सिंह अध्यक्ष, हुकुम सिंह, ये चीजें भाई, और ये भी एग्जाम में पूछा गया। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा अध्यक्ष तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, ये चीजें भाई 1965 में हमारे पास में कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अब रुक किया गया है, रुक किया गया, तो भी इसके परिणाम भी हमारे पास अच्छे से देखने को मिलेंगे भी। ये चीजें अब 1965 में संसदीय समिति का गठन भी हो चुका है। और संसदीय समिति जैसे जैसे आगे चलेगी, तो भाई कुछ ना कुछ बातों को भाई दोबारा से रिकॉल किया जाएगा कि पंजाबी भाषा की तरफ से कौन मांग कर रहा है, मास्टर तारा सिंह। और हिंदी भाषा की तरफ से मांग कौन कर रहे हैं, स्थानीय लोग थे। हमारे पास तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं, लेकिन उस समय हरियाणा का जनक कहे जाने वाले देवीलाल इस समय थोड़े से भी राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी लोगों के बीच में आ चुके हैं। तो अब क्या मसला चलेगा कि इसी बात को दोबारा से दोहराने के लिए, जैसे हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि 1965 में ये चीजें हो चुकी है, थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूं यहां से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। और
हाँ जी, जैसे हम यहां से देख पा रहे हैं कि ये हरियाणा है और इधर अपना पंजाब है। यहां से तो कौन है भाई, मास्टर तारा सिंह। और इधर से अब अपने आ चुके हैं देवीलाल। जैसे ही हमने देखा कि पंजाब विभाजन पर संसदीय समिति का गठन हो चुका है, तो संसदीय समिति का गठन हो चुका है, अब तक भाई बात आ जाती है 3 मार्च 1966 की। और 3 मार्च 1966 में अब तक यहां पर कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है। 3 मार्च 1966। और इस समय हरियाणा में एक समिति और बन चुकी होती है, हरियाणा संघर्ष समिति। और संघर्ष किसने किया था सबसे ज्यादा भाई, देवीलाल। और अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं ना, तो भी देवीलाल से भी कुछ सीखना चाहिए। इन्होंने अपने सीएम पद पर बढ़ने के लिए 54 वर्षों तक मेहनत किया था। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए। उपलब्धि से पहले ये देखिए भी कितना संयम रखा था। और आज ये के समय में अगर स्टूडेंट से कोई एक एग्जाम ना निकले तो मायूस होकर घर बैठ जाते हैं। घर बैठने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। 9 ग्रुप का एग्जाम आया है, तो उसमें से जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो भी वो आप कंटिन्यू लगते रहिए। अब आपकी शुरुआत जीरो से नहीं, एक एक्सपीरियंस के साथ में होगी। और एक्सपीरियंस ही हमें यह बताता है कि क्या पढ़ना है। तो अब जैसे ही इसी प्रकार से अब यहाँ से मास्टर तारा सिंह और देवीलाल दोनों भी संयुक्त रूप से इकट्ठे होंगे और दिल्ली जाएंगे। और दिल्ली जाएंगे और इसी बात को दोहरा देंगे कि आपने जो संघर्ष, जो हमारे पास में संसदीय समिति का गठन किया था, उसका क्या रहा। तो ये बात उनको बताएंगे कि हमारे लिए कुछ समिति का गठन भी किया गया है, तो क्या क्या किया गया है, ये चीजें भी हमें देखनी होगी। तो बात आती है 3 मार्च 1966, हरियाणा संघर्ष समिति के नेतृत्वकर्ता कौन थे, देवीलाल। हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष चौधरी देवीलाल और पंजाब की तरफ से मास्टर तारा सिंह, दोनों मिलकर भाई केंद्रीय मंत्री के पास में, गृह मंत्रालय के पास में के पहुंचते हैं और पंजाब सीमा के आयोग का गठन करने के लिए आह्वान करते हैं। तो क्या आह्वान किया जाएगा और कब कौन सा आयोग से बनाया जाता है, ये भी देखते हैं कि अध्यक्ष देवीलाल और पंजाब की तरफ से मास्टर तारा सिंह। पंजाब की तरफ से मास्टर तारा सिंह दोनों मिलकर क्या करते हैं, केंद्र सरकार के पास में जाते हैं और हुकम सिंह समिति से मिलते हैं कि आपने हमें हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात कही थी, आपको याद भी है या नहीं है। तो ये क्या करेंगे, दोनों मिलकर हुकम सिंह समिति से मिलते हैं और पंजाब सीमा आयोग का आह्वान करते हैं। हुकुम सिंह समिति, हुकुम सिंह समिति से मिलते हैं। अब मिलेंगे, हुकुम सिंह को याद आ जाती है अभी, चलो हाँ ठीक है, अभी हमने कुछ समय पहले आप लोगों के लिए एक समिति बनाई थी जिसका काम था कि हरियाणा और पंजाब के अंतर्गत कोई सीमा का निर्धारण करना था। भी चलो हाँ ठीक है, तुम आए हो, हम आप लोगों का भी बैठो, चाय पानी पियो और ये करो वो करो, बातें चलती रही। तो अंततः हुकम सिंह समिति क्या करती है कि पंजाब विभाजन पर एक पंजाब सीमा आयोग का गठन करती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं शाह आयोग भी बोलते हैं, जेसी शाह भी बोलते हैं। वो जेसी शाह क्या करते हैं वो उनके बाद में जैसे थोड़ा और आगे चलेंगे पता चल जाएगा। और अंततः हुकम सिंह क्या करेंगे, अंततः हुकुम सिंह पंजाब विभाजन पर पंजाब सीमा
आयोग। और ये आयोग कौन था? साहा आयोग। अगर ब्रैकेट में हम कहें कि साहा आयोग का गठन करते हैं, साहा आयोग का गठन करते हैं। चलो जी ठीक है, अब तो कुछ राहत की सांस मिल रही है हमें। इतना काफी 1907 से प्रयत्न करते जा रहे हैं। बात 1965 तक तो पहुंच चुकी है। 65 के बाद 66 में भी आ चुकी है। कुछ बातें माइंड में भी ज्यादा प्रेशर जाने जा चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो अब थोड़ा सा क्या होगा भी, इन्होंने पंजाब सीमा आयोग का ही गठन करने की बात कही थी, लेकिन थोड़ा सा और समय बीता, बात आ जाती है 22 अप्रैल 1966। यहां तक क्या हो जाता है 3 मार्च, एक महीने का समय लेते हैं और 22 अप्रैल 1966 को क्या कर देते हैं, एक साहा आयोग का गठन, और जिसका नाम अध्यक्ष कौन बनते हैं, जेसी साहा। और जेसी साहा कौन थे भी उस समय? 22 अप्रैल 1966 साहा आयोग का गठन, साहा आयोग का गठन। ये बात करते हैं भी पंजाब सीमा आयोग बनाते हैं। ये बनाते कब है, ये बात इसकी देखेंगे भाई, ये इस डेट को बनता है भाई, पंजाब सीमा आयोग बनाते हैं। और इसका गठन कब होता है हमारे पास में, 22 अप्रैल 1966 को साहा आयोग का गठन। और इस साहा आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, जेसी साहा। और इसके साथ में 2 व्यक्ति और भी थे हमारे पास में, एस दत्त, एस दत्त। फिर हमारे पास में आ जाता है एम फिलिप्स, एम फिलिप। ये व्यक्ति भी आ जाते हैं इसमें। तो यहां से बात करते हैं भी, इसमें जेसी साहा कौन है, एक्स चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बहुत भी बड़े पद पर व्यक्ति हैं। अब बात आती है अभी, बड़े पद वालों को क्यों भेजा जाता है यहाँ पर, कोई सामान्य से व्यक्ति को भी तो भेज सकते हैं। बात आती है कि बड़े व्यक्तियों को या पद पर आसीन व्यक्तियों को इसलिए भेजा जाता है जो कि जुडिशरी से संबंधित होते हैं, तो वो ये देख सकते हैं कि एक्चुअल में इनकी मांग है या नहीं है। और किसी भी भाषा के आधार पर भी स्थानीय लोगों से भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, न्याय सुनाने का काम करते हैं भाई। तो जब न्याय सुनाते हैं तो इसी पद पर ऐसे ही व्यक्तियों को भेजा जाता है जिससे किसी के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो इसीलिए जैसे फजल अली क्या थे भी, वो भी तो चीफ जस्टिस थे। जेसी साहा कौन है, ये भी चीफ जस्टिस है। और इसके 2 हेल्पर हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसी के चीफ जस्टिस माने जाते हैं। तो अब हमारे पास में जैसे एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि इंदिरा गांधी का पूरा नाम क्या है, अब क्या पता इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, तो इनके भी पूरे नाम पूछे जा सकते हैं, तो भी पूरे नाम हमें पता होना चाहिए। जेसी साहा का पूरा नाम क्या है, जयंती लाला छोटा लाला साहा, जयंती लाला छोटा लाला साहा, ये इनका पूरा नाम है। एस दत्त से क्या बनेगा, अगर इनकी बात करें तो फुल नेम। ये अब क्या कर रहे हैं भाई, इनके पास सरकारी गड्डी है, सरकारी गड्डी है, घूम रहे हैं, देख रहे हैं भी कहां कहां पर जनता के द्वारा मांग की गई है, कौन से एरिया में जाना चाहता है। जयंती लाला छोटा लाला साहा। ऐसे बनेगा अपने पास संजय दत्त, संजय दत्त। एम से क्या बनता है, अगर पूछ लिया जाए तो भाई बहुत अच्छे पर्सन होंगे, मोहम्मद फिलिप्स, मोहम्मद फिलिप।
अब बात करेंगे भाई 2 M थे, यहाँ पर नाम एक ही आया है भाई, मोहम्मद में भी 2 बार M आ जाता है भाई, मोहम्मद फिलिप, ये इनके फुल नेम है। ये हमारे पास में आप लोगों के लिए भाई, अगर जिसने थोड़ा सा ऑफलाइन में मेरे से हरियाणा जी के पढ़ी होगी तो इनके फुल नाम पढ़ लिए होंगे भाई, वरना फुल नाम बहुत मुश्किल से मिलते हैं भाई, मिले तो गे बुक में ही। बात ये डिपेंड करता है कि कौन सा टीचर कितनी मेहनत कर रहा है। फुल नेम क्या आते हैं हमारे पास में, जेसी शाह का क्या आएगा, जयंती लाला छोटा लाला शाह, एस दत्त से बनता है संजय दत्त, और MM फिलिप से बनेगा मोहम्मद फिलिप। ये इनके फुल नेम आते हैं। फुल नेम आते हैं, ये अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, सरकारी गड्डी इनको मिली हुई है, कोई चिंता नहीं है, सरकारी पैसा है। और जैसे जैसे थोड़ा सा आगे चलते जाएंगे, ये इनको किसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, शाह आयोग, ये पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष हैं, शाह आयोग के नाम से ही जाना जाता है, या इनको हम कहते हैं भी पंजाब सीमा गठन के अध्यक्ष ये थे अभी, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपते हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। ये रिपोर्ट भाई अपनी जल्दी ही सौंपने का काम कर देते हैं, कोई ज्यादा समय नहीं लेते भी, क्योंकि इनको पता है न्याय और अन्याय जो स्थानीय लोगों के साथ में होता है ये भी बहुत बुरी चीज है। तो ये हमारे पास में पंजाब सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट जल्द ही पेश करते हैं, और अप्रैल के बाद में क्या आ जाता है, मई, और ये अपने पास मई में भी अपनी रिपोर्ट सौंप देते हैं भी। और रिपोर्ट सौंपते हैं तो क्या बताते हैं, पंजाब से सीमा आयोग इससे पहले हम बात करें कितना हमारे पास फास्टली काम चल रहा है। आयोग अपनी रिपोर्ट थोड़ा सा देखिए आप कितना समय लग रहा है, नाम मात्र का समय। जैसे ही 1965 में हमारे पास हुकम सिंह समिति जिसके अध्यक्ष बनते हैं, हाँ जी 1965 में प्रधानमंत्री नहीं, ये भाई वर्ड में दिक्कत आ चुकी है। भारत के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा पंजाब विभाजन पर संसदीय समिति का गठन करते हैं, जिसके अध्यक्ष हुकम सिंह बनते हैं। और 3 मार्च 1966, बिल्कुल 3 मार्च के बाद में 22 अप्रैल, और 22 अप्रैल के बाद में जैसे ही थोड़ा सा और आगे चलेंगे हमारे पास में 31 मई को क्या कर देते हैं, ये पंजाब सीमा आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देते हैं। अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को सौंपते हैं। मई 1966 को केंद्र सरकार के सामने पेश करते हैं। 1966 को केंद्र सरकार के समक्ष पेश करते हैं। और क्या बताते हैं भी इन्होंने, जैसे ही ये केंद्र सरकार के सामने जाएंगे तो केंद्र सरकार के सामने जाते हैं, तो जाने के बाद में ये कुछ भाई बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं क्योंकि इनको अनुच्छेद पता है। जैसे ही न्यायाधीश हैं, वकील हैं, क्या काम करते हैं भी, इतने अनुच्छेद बने हुए हैं, क्रिमिनल को कोई ना कोई छेद के द्वारा बाहर ये निकाल ही लेते हैं भाई। तो ये निकाल लेते हैं तो अच्छा काम भी करते हैं। जाते जाते ये एक बात और भी बता गए हमें कि आपको कुछ अनुच्छेद बताते हैं जिससे आप भी हरियाणा को पंजाब से अलग कर रहे हो, तो कौन सी चीजों का भी कौन से अनुच्छेद में हमें जिक्र मिलेगा। और ये 4 अनुच्छेद बताते हैं, चारों के चारों एग्जाम में पूछे गए हैं अभी कौन से अनुच्छेद आते हैं जिसका हमें पता होना चाहिए। इस रिपोर्ट में कुछ अनुच्छेद आते हैं जैसे 9, 10, ये क्या बताते हैं हमारे पास में इस रिपोर्ट में कुछ अनुच्छेद आते हैं अभी प्रस्तुत करते हैं। कौन से आएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 9।
इसमें हमें क्या बताया जाएगा। फिर बात आती है अनुच्छेद 10, फिर बात आएगी हमारे पास में अनुच्छेद 21 और एक बात आती है 135 का कै भाग। वही चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं और इसमें क्या क्या हो सकते हैं इसको भी अच्छे हम ट्रिक से बात करेंगे। हमारे पास में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, अब तो बात करेंगे 9 है, 10 है, लेकिन जब ये इन्होंने बताया तो भाई कौन से अनुच्छेद में बताया था, 9 में बताया था कि हमारे पास एट प्रेजेंट में लोकसभा की सीटें 10 है, लेकिन जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं तो क्या बताते हैं कि अनुच्छेद 9 में हरियाणा की लोकसभा सीटों का विवरण मिलेगा हमारे पास में कि हरियाणा के लोकसभा के सदस्यों की संख्या या स्थिति, लोकसभा के सदस्य, या हम कह सकते हैं कि लोकसभा की सीट सदस्य के बारे में। इसी प्रकार से 10 में मिलेगा हरियाणा के विधानसभा के सदस्य फिर बात आती है 21 हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी। 21 में ये बताते हैं कि दोनों का उच्च न्यायालय साझा होगा, कॉमन होगा, दोनों राज्यों का उच्च न्यायालय साझा होगा। ये चीजें बताते हैं। फिर जैसे ही ये थोड़ा सा 135 यानी कि 135 में पहुंचेंगे तो इसमें क्या बताते हैं, ये हरियाणा के क्षेत्रफल के बारे में बताते हैं। भी इस हरियाणा के क्षेत्रफल को आप, जैसे हमने तो भाई हमारे पास में एक रिपोर्ट आई है, नक्शा बना के तैयार आपके सामने है, इसमें कोई काट छांट करना चाहते हो तो आपकी मर्जी तो नहीं चलेगी, क्योंकि हम तो देख के आए हैं, देखने के बाद में ही बात आती है। और कहीं ना कहीं अगर इसमें से आपको कमी लग रही है ना तो हमें बता दीजिए, हम दोबारा से चले जाएंगे। अपना कौन सा बोले तेल बढ़ रहा है, सरकारी गड्डी है, मोड़ांगे भाई, गड्डी मोड़ांगे, गाना लगाए और आगे चलते रहते हैं ये चीजें। तो इसमें ये बताते हैं हरियाणा का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास में अनुच्छेद आ जाते हैं भी। ये अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए। वैसे पॉलिटी के आपके अनुच्छेद याद हो ना हो, लेकिन ये हरियाणा वाले आप अच्छे से याद करना पड़ेगा। जैसे जैसे ये चीजें आगे चली, हमारे पास में मई आ रही है, मई के बाद में जून आएगा, और जून में हमारे पास में इस समय एट प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी 12 जून को क्या करती है, रेडियो पर घोषणा करती है कि हरियाणा का क्षेत्र पंजाब से अलग होगा। ये होगा थोड़े से समय के बाद में, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा भी कब रेडियो पर घोषणा की गई कि हरियाणा अलग होगा। तो ये बात आती है 12 जून 1966 को, 12 जून 1966 को इंदिरा गांधी द्वारा रेडियो पर घोषणा। और ये बताना भाई, आज तक कितने लोगों ने यह प्रश्न देखा है, रेडियो पर घोषणा कि हरियाणा अलग राज्य बनेगा। अभी तो बनने वाला है नहीं, क्योंकि अब हमारे पास में केंद्र सरकार के पास में जो नक्शा बना के देके आई है शाह आयोग के सदस्य, तो अब थोड़ा सा प्रोसेस और चलेगी, उसको देख लेती है इंदिरा गांधी, हाँ भी ठीक है, वेल डन, गुड, और रेडियो पे आती है और घोषणा कर देती है। और ये घोषणा एग्जाम में पूछी गई है अभी आज तक। और ये बताना भी, इससे पहले आप लोगों को कितने स्टूडेंट ने ये चीजें, ये जो नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको देखा है, कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, कितने भी बुक यहाँ पे छान लेना, बहुत मेहनत की गई है। इसके पीछे आते हैं हमारे पास में MDU
रोहतक से जो बुक आती है ना हरियाणा से संबंधित, हरियाणा पॉलिटी, हरियाणा हिस्ट्री, बहुत काफी मेहनत की गई है। तो जैसे ही ये चीजें आगे चलेंगी आप लोगों को इसी प्रकार गहराई से चीजें आपके सामने आती रहेंगी भी। आज आप लोगों के लिए ये 1912 जून की बात है, कल 1966 में पहुंचेंगे भी, अपनी एक वीडियो और होगी। लेकिन आप लोगों को ये लग रहा होगा 3 वीडियो तो हरियाणा के उदय से पहले आ रही है, आज चौथी बन चुकी है, 5वीं और आने वाली है। लेकिन 5 वीडियो आप लोगों के लिए ऐसी ही रहेंगी, तो भाई आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी वीडियो के लिए आप भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।